राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, हमारे साथ मंत्री आदरणीय शिबा यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, आदरणीय रामजास सुमन जी और पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित समाजवादी पार्टी के देश से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, पत्रकार साथियों, आज समापन है। लगातार 2 दिन सम्मेलन चला है। 8, 9 और आज 10 तारीख है। इन दिनों हम लोगों ने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पे भी चर्चा की और उसको भी पास किया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने सबने मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी काम किया है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय भी यहीं पर सम्मेलन हुआ था और 92 से लेकर के आज 2014 लगभग 22 साल समाजवादी पार्टी ने लगातार गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, नौजवानों की लड़ाई लड़ी है। नेताजी के बताए हुए रास्ते पर और जो सिद्धांत दिए थे, लोहिया जी ने सिद्धांत जो दिए थे, जयप्रकाश जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, जनेश्वर मिश्र जी ने, उसी रास्ते पर चल करके लगातार समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। और जब जब लखनऊ में सम्मेलन हुआ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन जब भी हुआ, उसके बाद ताकत समाजवादी पार्टी की बढ़ी है। जहां समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है कि दूसरे प्रदेशों में संगठन बने और उस कोशिश में हम लोग बहुत जगह सफल भी हुए हैं। लेकिन जिस रास्ते से हम लोगों को जितनी ताकत मिल जानी चाहिए थी, अभी उतनी ताकत समाजवादियों को नहीं मिली अन्य प्रदेशों में। वहीं जहां उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को यहां पर बहुमत की सरकार बना दी और 2.5 साल से लगातार समाजवादी पार्टी ने जनता के हित में फैसले लिए। मैं इस मौके पर आभार प्रकट करूंगा जनता का और खासकर उन उपचुनाव की जनता का जिन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की। मैं अपने तमाम नेता कार्यकर्ता जो लगातार वहां पर रहे, जिन्होंने एक एक बूथ संभाला और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम, फैसले उनको पहुंचाने का काम किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो समाजवादी पार्टी की सीटें कभी नहीं हुई, इस बार उपचुनाव में जनता ने समर्थन देकर के समाजवादी पार्टी को जिता दिया। और इतना वोट उन विधानसभाओं में कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला होगा जितना समाजवादी पार्टी को जनता ने वोट दिया है। समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग का सहयोग ले लिया। लोग कहते थे ये समाजवादी पार्टी को कभी मदद नहीं करेंगे, पक्ष में नहीं मतदान करेंगे, लेकिन हम अपने नेताओं को, कार्यकर्ता जो बूथों पे काम किए, उनको बधाई देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक एक लोगों को मनाया, अपनी बात कही और पूरा समर्थन ले लिया। मैं यहां पर यह कह सकता हूं, 2.5 साल सरकार में काम किए हैं और कम से कम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने के काम किया है। देश में यह पहली सरकार है जिसने जो बात घोषणा पत्र में रखी थी उनको पूरा करने का काम किया है। घोषणा पत्र को कैसे लागू किया जाए, कैसे कार्यक्रम के आधार पर विभागों में कौन कौन सी योजना बने,
2-2.5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी ने उन तमाम चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं देश की पहली सरकार है जिसने अपना कार्यक्रम जनता के बीच में लागू किया है। और 2.5 साल के अंदर जो भी अच्छाई बुराई जो कुछ था, हमारे पत्रकार साथियों ने भी सहयोग किया, एक आध बार निराश जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पत्रकार साथियों ने सहयोग कर दिया, मदद कर दी हमारी। हम पत्रकार साथियों से भी मदद करेंगे कि हमारी मदद करें, तमाम उन कार्यक्रम, तमाम वो फैसले जो जनता के हित में हम लोग लेते हैं और बनाते हैं कार्यक्रम। लेकिन एक बार फिर जनता ने हमें मौका दिया, जहां हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत प्रचार हो रहा था, तरह तरह का प्रचार हो रहा था, लेकिन इन चुनाव ने, उपचुनाव ने तमाम चीजों को दूर कर दिया और पत्रकार साथियों को भी आपके साथ खड़ा कर दिया और पत्रकार साथी भी आपकी मदद कर रहे हैं अब। इसलिए जनता ने हमें फिर एक मौका दिया है। यहां पर आए हुए प्रतिनिधियों से मैं जरूर कहूंगा कि जहां जनता ने आपका, हमारा, समाजवादियों का, नेताजी का भरोसा किया है, तो हमारी लड़ जाती है। जहां बहुमत मिला है, आगे की लड़ाई हमारी कैसी हो, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फिर लौटे, ये संकल्प लेकर के हम लोगों को लौटना है। जो सड़कें बननी थी, जो पुल का इंतजाम होना था, जो बिजली की व्यवस्था ठीक करनी थी, स्वास्थ्य से लेकर के हर क्षेत्र में समाजवादी ने काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो फैसले समाजवादी पार्टी ने लिए हैं जो देश की कोई सरकार नहीं ले पाई। और अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया तो उन्होंने उसको अपने घोषणा पत्रों में भी शामिल किया है। अगर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि हम गांव, गरीब, किसान, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए आज के समय और परिस्थिति के हिसाब से कंप्यूटर, लैपटॉप बांटने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी ने बांट करके दिखा दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि देश की तमाम पार्टियों ने उसकी नकल कर करके अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। पहले चरण में समाजवादियों ने जितनी भी चीजें थी, विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, बढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां, उनको पूरा किया है। और अब जिस तरह का हम लोगों ने बजट अपना बनाया है, लोग जानते होंगे देश का ये पहला बजट है जहां पर किसान और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश के सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम और हमारा किसान गांव में खुशहाली आ गई तो पूरा का पूरा प्रदेश और वहीं देश में भी बदलाव लाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। क्योंकि जो आंकड़े देश के बनते हैं, बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़े ठीक नहीं हो सकते। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये कह करके जाते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट आए क्योंकि हमारा बाजार सबसे बड़ा है, तो वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया में देश का बाजार सबसे बड़ा है तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा बाजार है। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले जाएं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर समाजवादियों ने काम किया है। देश में कोई इतनी बड़ी सड़क नहीं बना पा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। अगर कोई हमें प्रदेश सरकार उदाहरण दे दे कि अपने बजट से 300 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस सड़क कोई बना रहा हो तो बता दो। देश में कोई प्रदेश बना रहा है तो केवल उत्तर प्रदेश। मैं इस मौके पर अपने किसानों का भी धन्यवाद दूंगा। जितने जिलों से सड़क होकर के जा रही है, एक भी किसान ने हमारा विरोध नहीं किया, किसानों ने हमारा समर्थन किया और किसानों ने जो कहा उसको मानने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उनको मुआवजा अच्छा दिया। आज स्थिति में यह है कि किसानों ने जमीन दे दी है। हम कोई वहां पर घर नहीं बना रहे, कोई हम प्राइवेट बिल्डरों को जमीनें नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है उसके आसपास मंडियां बना डालें और उसके आसपास हम मंडी बनाने जा रहे हैं। जहां आलू की पैदावार सबसे ज्यादा है, आलू की मंडी बन रही है। दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, दूध की मंडी बनाने जा रहे हैं। गेहूं, चावल, अनाज की पैदावार हमारे यहां ज्यादा है, उसकी मंडी बनाने जा रहे हैं। और फल सब्जी जो बाजारों में पहुंच जाए उसकी भी मंडी बनाने जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं देश की सरकार जितनी भी प्रदेशों की है,
कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहा होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। क्योंकि मंडियां बनेंगी तो बाजार में हमारे किसानों की जो चीजें हैं, पैदावार है, वो पहुंच जाएगी। उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य में भी काम करके दिखा दिया। जो एम्बुलेंसें नहीं चल पा रही थी वो चला दी। अहमद साहब बैठे, उन्होंने विभाग को ठीक करने का काम किया। और मैं कह सकता हूं आज 2.5 साल के अंदर 108 और 102 की इतनी एम्बुलेंसें किसी प्रदेश में नहीं चली होंगी जितनी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और कम से कम समाजवादी पार्टी ने इन एम्बुलेंसों को चला करके जनता के बीच में एक भरोसा जीतने का काम किया है। आज चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसान हो, गरीब हो, किसी जात धर्म के, उनको भरोसा है कि अगर 102 फोन मिला लेंगे, 108 का फोन मिला लेंगे तो एम्बुलेंस उनके घर पहुंच जाएगी और एक भी पैसा उनको नहीं देना पड़ता है। पूरी की पूरी एम्बुलेंसें मुफ्त हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी। देश में कोई प्रदेश सरकार बता दे कि जिसने 500 सीटें एमबीबीएस की बढ़ाई हो। ये काम नेताजी ने शुरू किया था कि नए नए मेडिकल कॉलेज बने। आज दिक्कत यह है कि कैसे गरीब के बीच इलाज पहुंचे, गांव में डॉक्टर कैसे पहुंचे, पीएचसी पे डॉक्टर कैसे पहुंचे। आपके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त पैरामेडिकल नहीं है स्टाफ। अगर किसी ने इंतजाम बढ़ाने का काम किया है तो पहले नेताजी ने शुरुआत की थी, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और मैं कह सकता हूं देश में 500 सीटें किसी ने एमबीबीएस की नहीं बढ़ाई होंगी जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ा दी हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जहां इलाज का इंतजाम ठीक किया है, दवाइयां पहुंचाई हैं, और बेहतर कैसे हो। लेकिन हमारे साथी जानते नहीं होंगे, अखबारों में थोड़ा बहुत निकला लेकिन उस पर बहुत बहस नहीं हो पाई। आज देश में जहां बीमारी फैल रही है, चाहे वो कैंसर की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, तमाम बीमारियां, उनका इलाज समाजवादी सरकार में मुफ्त हो रहा, गरीब का कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है। और वहीं केंद्र सरकार का जो फैसला आया है, हमारे वक्ताओं ने कहा केंद्र सरकार ने वो भी फैसला ले लिया, केंद्र सरकार ने, कि जो दवाइयां सस्ती थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थी, उन पर कंट्रोल हटाने का काम किया है। आज वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी। जो केंद्र सरकार है उसने महंगे करने का इंतजाम कर दिया। आने वाले समय में और महंगी दवाइयां होंगी, क्योंकि इधर कैंसर बढ़ा है, डायबिटीज बढ़ी है, लीवर की बीमारी बढ़ी है, हार्ट की बीमारी बढ़ी है। तो सीधा सीधा भार अगर किसी पे आएगा तो वो सरकारों पे आएगा जो मुफ्त में इलाज कराना चाहते हैं, गरीब का सस्ते में इलाज कराना चाहते हैं। ये सरकार ने बढ़ाने का काम कर दिया। इसी तरह कोई प्रदेश सरकार 3 जिलों में मेट्रो नहीं चला पा रही होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आज शहर बड़े होते चले जा रहे हैं, शहरों की समस्याएं अलग होती चली जा रही हैं। जहां कूड़े की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, वहीं ये भी समस्या है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बेहतर हो। उस दिशा में भी सरकार ने काम किया। देश की कोई प्रदेश सरकार 3 जगह मेट्रो नहीं चला रही होगी, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम उस पर तेजी से बढ़ाया है। जहां हम लोग मेट्रो का बड़ा काम कर रहे हैं, वहीं हम साइकिल का भी इंतजाम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेशों में इतने बड़े पैमाने पे वैट नहीं बढ़ाया और कम किया होगा जितना साइकिल पे हम लोगों ने वैट हटा करके कम से कम साइकिल सस्ती कर दी है, 3,500 रुपए से नीचे वाली। तो हर क्षेत्र में काम कर रही है सरकार। जहां आज हम पार्क में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा पार्क है, नेताजी ने बनाया था लोहिया पार्क। और लोहिया पार्क आज आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग साथी जानते होंगे, वो पार्क ऐसा है, विरोधी लोग भी तारीफ करते हैं। जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उसी में आते हैं। तमाम ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने कभी पसंद नहीं किया समाजवादियों को, लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो उसी पार्क में आते हैं। हम समाजवादियों को मौका मिला। पुरानी सरकार तो पत्थरों के पार्क बना रही थी, वहीं समाजवादियों ने हरा भरा खुला पार्क बनाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना है, ये देश का बहुत बेहतरीन पार्क होगा। और आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि दुनिया में ये लोग कहेंगे कि अगर कोई पार्क है शहर के बीच में, इतनी आबादी के बीच में, तो वो आपका जनेश्वर मिश्र पार्क है। ये इसलिए कि समाजवादियों को हम लोग याद कर रहे हैं इस बहाने। वो लोग पत्थर लगा रहे, पत्थर पे पैसा बर्बाद किया। हम लोगों ने हरा भरा खुला और आबादी के बीच में एक पार्क बनाने का काम किया है।
इसी तरह हर क्षेत्र में काम किया है। सड़कों पर 4 लेनों से सड़कें जिला मुख्यालय जोड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की महत्वपूर्ण सड़कें कैसे ठीक हों। और आज अगर हमें फर्क बताने की जरूरत इस बात की है, पिछले चुनाव में हम लोग यही नहीं बता पाए कि स्टेट हाईवे किसके अंडर है, नेशनल हाईवे किसके हाथ में है। जो साथी बलिया से आए होंगे, गोरखपुर से आए होंगे, वो जानते होंगे गोरखपुर से बलिया अगर सड़क खराब है और बनारस को जोड़ने वाली, तो वो समाजवादी पार्टी की देन नहीं, वो केंद्र सरकार की सड़क है। जो जीटी रोड पे चल करके आए होंगे, वो जीटी रोड हमारी सड़क नहीं है, वो केंद्र सरकार की सड़क है। इसी तरह बनारस को जोड़ने वाली लखनऊ की नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश की सड़क नहीं है, वो नेशनल हाईवे सड़क है। पिछली बार गुमराह कर दिया, सब सड़कों की जिम्मेदारी हम पर आ गई, सरकार पे आ गई। इसलिए समाजवादी साथियों, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी क्या है। आज अगर बिजली का संकट है, हमने लगातार कहा है और हर मौके पर जहां कह सकते थे हम लोगों ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की बिजली का संकट है, प्रदेश सरकार तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही और उसमें बेहतर काम भी किया है, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र सरकार को, वो सहयोग नहीं मिला है। हमारी जो कोयले की कटौती है और जो कोटे की बिजली मिलनी चाहिए थी, उसमें भी कटौती की है, जिसके कारण आज बिजली का संकट उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार को बड़ा समर्थन मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत समर्थन दे दिया, आपको एमपी भी ज्यादा जिता दिए, सरकार भी बन गई। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार उत्तर प्रदेश को मिला क्या है? क्या बिजली का कोटा बढ़ गया? क्या कोयले का कोटा बढ़ के मिल गया? हम भरोसा दिला सकते हैं, जिस समय हमें कोयले का कोयला मिल जाएगा और जितना हमने मांग की है कि हमें कोयला मिलना चाहिए, जिस समय पर्याप्त कोयले का कोटा और बिजली का कोटा मिल जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में गांव में कम से कम 16 घंटे और शहरों में 20 से लेकर के 22 घंटे बिजली उपलब्ध करा दें, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आज सब स्टेशन बनाने का काम, बिजली कारखाना बनाने का काम, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने शुरू किया था एक जो पानी से बिजली बनाने का कारखाना नेताजी ने लगाना शुरू किया था, वो पिछले 5 साल नहीं लग पाया था। नेताजी ने उस समय शुरू किया था बिजली का, पानी से बिजली बनाने वाला कारखाना श्रीनगर उत्तराखंड में। पिछले 5 साल की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके कारण वो समय पर नहीं लग पाया। उस पर तेजी से काम अगर किसी ने बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी की जब दोबारा सरकार बनी अभी, तो हम लोगों ने तेजी से काम बढ़ाया, उससे भी बिजली मिलने जा रही है। इसी तरह बिजली का कारखाने बड़े अगर लगाने का काम किया किसी ने, तो उस समय नेताजी ने शुरू किया था रोजा का शाहजहांपुर में, लैंको का सोनभद्र में, और भी बिजली के कारखाने जो इलाहाबाद में लगने जा रहे हैं। हम समाजवादी सरकार में बैठ करके हम लोगों ने काम तेजी से बढ़ाया है। आने वाले समय में ललितपुर का भी, इलाहाबाद का भी और सोनभद्र के भी बिजली के कारखाने चलने लगेंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुछ बलबूते पे भी लगाने जा रही है, तो पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाएगी। ये संकट अगर कोई दूर कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर काम कर करके दूर करने का प्रयास में कोशिश कर रही है। इसी तरह हर क्षेत्र में काम किया है, सड़क में, बिजली में, पुलों में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई के इंतजाम में, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बनाए हैं। आने वाले समय में नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जहां सरकारी जितनी भी नौकरी लग सकती है उनको खोलने का काम किया। इसके साथ साथ चाहे में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना पड़ा हो, जिसमें 40 लाख नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। इसके साथ साथ चाहे में आईटी की सिटी बनानी पड़े, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़े, उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में सरकार की नौकरियों में भी, प्राइवेट की नौकरियों में भी नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां केंद्र सरकार ने नौजवानों को गुमराह किया, रास्ता दिखाया कि नौकरी देंगे, आखिरकार आपकी क्या तय है? आपने कौन सी दिशा तय की है? जहां नौजवानों को रोजगार देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार किस दिशा में काम कर रही है? क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और पढ़ाई अच्छी से लेकर के पढ़ाई महंगी, उन स्थिति में भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह संकट अगर पैदा हुआ है तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा? जहां तक विकास के नाम पर की बात है,
समाजवादियों ने हमेशा केंद्र सरकार का सहयोग किया विकास के नाम पर। याद होगा, एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा था, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा था। 5 साल एक सरकार ने पैसा नहीं दिया, जमीन भी नहीं दी, जिसके कारण एम्स नहीं बन पाया। सरकार ने पैसा भी दिया, सरकार ने इंतजाम भी किया और जमीन देकर के एक भी पैसा नहीं लिया जमीन के लिए, और जमीन उपलब्ध करा दी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एम्स बन रहा है। सैनिक स्कूल के लिए भी इंतजाम किया है। अगर कोई डेवलपमेंट के बहाने आना चाहेगा और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करना चाहेगा किसी भी क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि बिना प्रदेश सरकार के कोई भी काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लड़ेंगे भी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो परियोजनाएं बड़ी मांगेंगे भी, और अगर नहीं मांगने पर देंगे तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़े होकर के अपनी बात भी रखेगी। इसलिए साथियों, जो जो सवाल नेताजी ने किए थे लोकसभा ने, मैं आज तक एक का भी जवाब नहीं मिला। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि जहां तमाम परिस्थितियां हैं देश के सामने, जहां पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकारें आगे आ रही हैं, कहीं न कहीं जहां प्रदेश सरकारें, देश की सरकार कोशिश में है कि कैसे उनके देश में और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, वहीं जहां एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, वहीं दूसरी तरफ छुपा हुआ एजेंडा जो कम्युनल एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादियों, हमारी आपकी दोहरी चुनौती है। जहां हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, वहीं ऐसी पूंजीवादी ताकतों से भी लड़ना है जिससे हमारी समाजवादी विचारधारा कमजोर न हो। जहां हमारे किसानों की खुशहाली हो, हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पे जाए, लेकिन बिना किसान और गरीब के खुशहाली नहीं आ सकती। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे भी इसके बीच में रास्ता निकालें, जिससे कि हमारा गांव किसान भी खुशहाल हो जाए। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं आए हुए सभी लखनऊ में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। अभी तक के जितने सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों में सबसे बड़ा ये ऐतिहासिक सम्मेलन आज लखनऊ में हुआ है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिन कार्यकर्ता नेताओं ने लगातार काम किया है, खास करके मैं लखनऊ के अपने पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा इंतजाम किया, अच्छा इंतजाम किया, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं को सुविधा भी मिली है। मैं सबसे पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी का, मुकेश शुक्ला जी का, विजय सिंह, राम सागर यादव, ब्रजेश यादव, राहुल सिंह, मोहम्मद इवाद, प्रदीप तिवारी, सुनील सिंह, ताराचंद, अनूप सिंह, मनीष यादव से लेकर के सतवीर जी, कल्लन खां, यावेर हुसैन रेसू से लेकर के हमारी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह जी का भी बहुत सहयोग रहा, आनंद भदौरिया का भी, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने सहयोग किया। नादर राय जी ने भी लगातार इस पंडाल से लेकर के इस कार्यक्रम को कैसे सफल किया है उसमें लगातार इन्होंने मदद की है। लेकिन हम लोग SRS यादव को नहीं भूल सकते, उनके बिना सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम कभी संभव नहीं हो सकता था। इसलिए जहां हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, जो नेता, जो साथी हमारा सहयोग करते रहे उनका, वहीं हम आपका भी धन्यवाद देंगे। जहां इतनी बड़ी संख्या में आकर के और लगातार 3 दिन रह करके आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, जहां हमारे खाना बनाने वालों से लेकर के और जो इंतजाम में लगे रहे हमारे चारों युवा संगठन के लोग, जहां पर लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के लोगों ने कई मौकों पर जहां पर व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, इन चारों संगठन के लोगों ने व्यवस्था भी बनाने का काम किया है। हम अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देंगे, जिनके सहयोग की वजह से और जिन्होंने तस्वीरें हमारी छाप करके पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी का संदेश भेजने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, और हम सरकार के पदाधिकारियों, सरकार के कर्मचारियों का भी, पुलिस का भी, जिन्होंने इस इंतजाम में कहीं न कहीं सुरक्षा में और सहयोग करने का काम किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हुआ है उसके लिए बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं।
अपने तमाम सहयोगी साथियों का भी और बड़ी संख्या में नौजवानों का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जहां लोहिया बाहिनी हमारे चारों संगठन के लोग अपनी टोपी पहन करके हमारी पार्टी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस बार पहली बार महिलाओं ने भी एक रंग की साड़ी पहन करके कहीं न कहीं एक संगठन को ताकत देने का काम किया है। इस मौके पर जहां आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव हमारा पेश हुआ है, वो ठोस हमारा कार्यक्रम है, समाजवादियों की सोच का कार्यक्रम है। जहां उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, आने वाले समय में यही समर्थन बना रहे और उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रदेशों में हमारी सरकार पार्टी पहुंचे, संगठन बने। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई समाज को, गरीब को, किसान को दिशा दे सकता है तो वो समाजवादी सोच है, समाजवादी विचारधारा है। क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने चुनावी घोषणा पत्र पे नहीं चल रहे हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र पे काम नहीं कर रहे। कोई हमें बता दो कि किसी के घोषणा पत्र में क्या सफाई का कार्यक्रम था, क्या झाड़ू मारने का कार्यक्रम था। ये जितनी भी नदियां हैं ये धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, चाहे वो हमारी गंगा हो, यमुना हो, चंबल हो या कोई भी नदी है, वो हमारी सेकुलर नदी है, सोशलिस्ट नदी है। और सेकुलर और सोशलिस्ट में इसलिए कहता हूं कि हर जाति धर्म के लोगों के बीच से होकर के जाती है, कहीं भेदभाव नहीं करती, किसी तरह का कोई ऊंच नीच का नहीं है। ये नदियों को भी धर्म से जोड़ना चाहते हैं। वही हम कहेंगे कि हमारी ये नदियां जहां सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, तो केवल एक नदी या एक गंगा के साफ होने से साफ नहीं होगी। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग तो पहले से ही कहते आए हैं, और अगर पानी के बारे में किसी ने सबसे पहले कहा था तो लोहिया जी ने कहा था। इसलिए अगर सफाई हो तो हमारी और नदियों की भी सफाई हो। अगर यमुना को सबसे ज्यादा गंदा कोई करता है तो वो दिल्ली गंदा करती है। जो लोग रहते होंगे यमुना के ऊपर वो जानते होंगे यमुना कितनी साफ है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में पहुंचती है सबसे ज्यादा अगर यमुना नदी को कोई गंदा करता है तो वो दिल्ली के लोग करते हैं। और दिल्ली में कोई पहली बार सफाई नहीं हुई है। दिल्ली में अगर पुराना इतिहास उठा करके देखो, जाने कितने पॉलिटिकल लोगों ने वहां पर झाड़ू मारी होगी, जाने कितने लोगों ने सफाई की आश्वासन दिए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसके विचार में सोचना होगा। लेकिन केवल एक नदी का प्रचार करना और दूसरी नदियों को छोड़ देना, मैं समझता हूं उससे पूरी की पूरी नदियां साफ नहीं हो पाएंगी। इसलिए जहां जिस घोषणा पत्र के माध्यम से लोग पहुंचे सत्ता में, उन घोषणा पत्र पे नहीं चल रहे हैं। उनका जो घोषणा पत्र है पता नहीं कैसा है, उनका प्रचार का घोषणा पत्र था, लेकिन हमारा समाजवादियों का जमीनी घोषणा पत्र है, हमारे काम जमीनी है। इसलिए साथियों मैं आपके से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उपचुनाव में आपने काम किया, एक एक बूथ पे जोड़ने का काम किया, अगर इसी तरीके से जहां जहां हमारी पार्टी का संगठन है, जहां जहां हमारी पार्टी के लोग हैं, अगर बूथ स्तर पे काम कर ले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तरह दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी बनना शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूं। पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उनके संघर्ष से और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस ताकत में है। आने वाले समय में अगर कोई विचारधारा है जो गरीब, किसान, नौजवान, हमारे मुसलमान भाइयों को आगे ले जा सकती है, तो यही समाजवादी सोच है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो देश को, समाज को एक कर करके आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देता हुआ, आप सबका धन्यवाद देता हुआ इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।